नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन का अध्ययन करेंगे। मैं हूं आपका अध्यापक मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोई फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे रेगिस्तान के बारे में। सबसे पहले रेगिस्तान की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं हैं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको दिख रहा है विश्व का मानचित्र, और विश्व के इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में यानी ये जो अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व के कई देशों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये लाल सागर है, और लाल सागर के पश्चिम का ये हिस्सा कई देशों में विस्तृत यह मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि सहारा मरुस्थल किन किन देशों में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, सहारा मरुस्थल मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया देश की सीमा थोड़ी सी लग रही दिख रही है आपको, और पश्चिमी सहारा, इन देशों में फैला हुआ मरुस्थल है। विभिन्न देशों में फैला होने के कारण यहाँ की जो संस्कृति है उसमें, प्राणी जात में, जलवायु में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। प्यारे बच्चों, यह मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और एक गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.5254 लाख वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? बच्चों, भारत का क्षेत्रफल है 3.2 लाख। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं और वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग कठोर जलवायु में भी बहुत खुशी खुशी से रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही कष्टकारी है, और यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं जो बहुत सारे क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बैदुइन व तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी और पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। बच्चों, यहाँ का जीवन बहुत कठोर है, क्योंकि जलवायु विषम है, वनस्पति विरल है और संसाधनों की कमी यहाँ पर पाई जाती है। तो विश्व के इस हिस्से में संसार के सबसे गरीब देशों का पाया जाना भी आम बात है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक बच्चा है जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अब हम जान लेते हैं यहाँ की वनस्पति के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पतियाँ हैं उनमें विशेष रूप से कंटीली झाड़ियाँ, कैक्टस और खजूर के पेड़ एवं एकेशिया वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये देश विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ की वनस्पति में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं झाड़ियों के बीच में एक ऊंट खड़ा हुआ है, और ऊंट यहाँ का मुख्य जीव है, मुख्य जंतु है, क्योंकि ऊंट में
ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो इसे मरुस्थल का सबसे अनुकूल प्राणी बना देते हैं। प्यारे बच्चों, ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है और पानी की मरुस्थल में कमी होती है। यह आपको बताया जा चुका है। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जिसके पैर गद्देदार होते हैं, पैर का निचला हिस्सा गद्देदार होता है, जिसके कारण यह आसानी से रेत पर चल सकता है। बहुत सारी झाड़ियाँ मरुस्थल की दूसरी वनस्पतियों में शामिल हैं और घास भी, यहाँ पर घास भी पाई जाती है। और घास एक विशेष प्रकार की घास होती है जो गर्मियों में सूख जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी घास और कंटीली झाड़ियाँ इन मरुस्थलों की वनस्पतियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। गर्म जलवायु में यह मरुस्थल, आप देख सकते हैं, मिट्टी जो है वो दिख रही है आपको, लाल रंग की मिट्टी है और बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है। लेकिन यह नहीं है कि इन मरुस्थलों में केवल बलुई मिट्टी ही पाई जाती है। कहीं कहीं पर आपको पानी जहाँ पर उपलब्ध है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के मानचित्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो नील नदी इस मरुस्थल के बीच में से बहती है। तो यहाँ पर मरु उद्यानों का विकास हुआ है। देख सकते हैं आप, खजूर के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान के बीच में पानी वाले स्थानों पर, नमी युक्त स्थानों पर खजूर जैसे पेड़ों का उगना आम बात है और इन्हें कहा जाता है मरु उद्यान। इन मरु उद्यानों में मनोरम दृश्यों का निर्माण होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक्टस और कंटीली झाड़ियाँ यहाँ की वनस्पति में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। प्यारे बच्चों, ऊंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंट यहाँ के जीवन शैली का एक हिस्सा है। इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। इसमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे मरुस्थल का अनुकूलतम प्राणी बना देती हैं। प्यारे बच्चों, ऊंट के इन्हीं विशेषताओं के कारण आप देख सकते हैं पर्यटक यहाँ पर बहुत आते हैं और पर्यटकों के लिए ऊंट की सवारी करना भी यहाँ आम बात होती है। बहुत सारे पर्यटक इन ऊँटों की सवारी करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ पैसा प्राप्त हो जाता है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्यारे बच्चों, इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ पर लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों आदि की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिच्छू यहाँ का, क्योंकि मरुस्थली भाग में यह आसानी से रह सकता है। विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक गिरगिट जो कि मरुस्थल में आसानी से रह लेता है और यहाँ अपने आप को बचाए हुए है, अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है, वैज्ञानिक जो अंदाज़ा लगाते हैं सहारा की गुफाओं से प्राप्त जो चित्र हैं उनसे पता लगता है कि यहाँ पहले मगरमच्छ और हाथी, शेर, जिराफ जैसे जानवर पाए जाते थे। यहाँ पर तो मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर कोई समुद्र हो। बात कर लेते हैं सहारा की जलवायु की। सहारा की जलवायु जो है वो बहुत ही विषम है, बहुत ही कठोर है। अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु वाला यह क्षेत्र है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ना विचित्र बात?
प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्यारे बच्चों, एक और रेगिस्तान। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे विश्व के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के बारे में, जो हमारे देश भारत में ही स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां भी बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड यानी गोर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेंगरी हिमानी। हिमानी बर्फ की नदी को कहा जाता है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत बहुत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। प्यारे बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तो तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला मैदान ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। बादल बिना बरसे ही यहाँ से निकल जाते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश यहाँ पर होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में रहते हैं। बच्चों, यहाँ के लोगों की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में लद्दाखी महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज, मेहनतकश हैं और अपनी संस्कृति को परोसे हुए हैं। यहाँ आप छोटे बच्चों को देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में। ये लद्दाखी बच्चे हैं और इतनी विषम जलवायु के होते हुए भी बहुत ही खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ घास और वनस्पति क्योंकि बहुत कम मिलती है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन बहुत कठोर है। इतनी अत्यधिक सर्दी और इतनी गर्मी के बावजूद ये लोग अपने आप को वातावरण के अनुसार इन्होंने ढाल लिया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है आपको, जो बहुत ही मेहनत के साथ ऊनी वस्त्र बनाती हैं भेड़ और बकरी के बालों का प्रयोग करके। यहाँ पर एक मुख्य पशु है याक। याक का दूध पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम जान लेते हैं लद्दाख के जीव जंतुओं व वनस्पति के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शुष्कता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। उच्च शुष्कता के कारण यहाँ वनस्पति जो है वो विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। ये जो आप
चित्र में जानवर देख रहे हैं, ये यहाँ का मुख्य जानवर है याक। याक जो है यहाँ मुख्य जानवर इसलिए है क्योंकि इसके दूध से पनीर, मक्खन बनाने के अलावा इसकी खाल का उपयोग भी किया जाता है। इनसे इन्हें दूध, मांस एवं खाल की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, याक के अलावा यहाँ पर जंगली बकरी, जंगली भेड़ और विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पक्षियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इनमें जो पक्षी प्रमुखतः यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें है रॉबिन। रॉबिन नाम का की एक चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य रूप से लद्दाख में यह मिलती है। हिमालय का यह क्षेत्र वनस्पति जात में बहुत समृद्ध है। ये रॉबिन पक्षी आप देख सकते हैं। रॉबिन के अलावा यहाँ पर ये जो पक्षी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्नोकॉक। स्नोकॉक के अलावा ये रेवन है, रेवन, और एक पक्षी और है यहाँ पे रेड स्टार्ट। इस पक्षी का नाम है रेड स्टार्ट। ये लद्दाख के कुछ प्रमुख पक्षी। लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, इसलिए दर्रों का देश। लद्दाख का मतलब होता है दर्रों का देश, यानी दर्रों का क्षेत्र। उत्तरी लद्दाख के घाटी क्षेत्र में शरपत यानी विलो और पॉपुलर के वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक शुष्क क्षेत्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का बल्ला शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है और पूरे विश्व में इस लकड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा मांग रहती है। बच्चों, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता भी महसूस होती है। बच्चों, लद्दाख का ये जो विषम भौगोलिक जलवायु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं। नदियाँ बहती हैं और क्योंकि बहुत अधिक ठंड यहाँ पर होती है तो कई बार नदियों में बर्फ़ के टुकड़े भी तैरते हुए नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। ये दर्रे हैं रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुन गालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, चित्र में आप जो देख रहे हैं यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक मठ है जिसका नाम है हेमिस। यहाँ के कुछ और मठ हैं थिक्से, शे और लामायारू। ये हेमिस का आप अनुष्ठान यानी त्योहार जो है वो मनाया जाता हुआ देख सकते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी लोग बनाते हैं और यह चित्र गोंपा का चित्र है। गोंपा यहाँ का जो गोंपा है वो बौद्ध मठ है, यानी बौद्ध मठ। यहाँ पर गोंपा को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक पहुँचते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग बड़े मेहनतकश हैं और यहाँ की महिलाएं जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर होती है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। धन्यवाद।